और दोस्तों, कैसे हो? चलो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 का पहला जो हमारा टॉपिक है वो ये बोलता है कि मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE वॉज टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। अब आप अगर चैप्टर नंबर 3 को ध्यान में दोगे तो वहाँ 6th सेंचुरी BCE को बोला था टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। तो दोनों को आपस में आपने कंपेयर करना है। यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट मिलेनियम BCE वर्ल्ड हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट था, और चैप्टर 3 में जो क्वेश्चन था उसमें उसने बोला 6th सेंचुरी BCE इंडियन हिस्ट्री में एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। तो दोनों में आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। तो अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में पूछेगा फर्स्ट मिलियन BCE को, तो आपको क्या लिखना है कि इस टाइम पे बहुत सारे थिंकर्स का इमर्जेंस हुआ था वर्ल्ड लेवल पे। लाइक ईरान में ज़रथुस्ट्र का हुआ था, चाइना में कॉन्गजी का हुआ था, और इसी तरीके से ग्रीस में सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल का हुआ था। ठीक है, अब ये इतना ही है। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6th सेंचुरी BCE के टाइम पे नए क्वेश्चंस और डिबेट्स स्टार्ट हुई थी। ठीक है, मतलब सिंपल सा है कि 6th सेंचुरी BCE से पहले जो सिस्टम चल रहा था ना, उसके ऊपर डिबेट्स और क्वेश्चंस को रेज किया गया। कौन कौन से थे, चलो देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि पहले 6th सेंचुरी BCE के टाइम पे या उससे पहले क्या ट्रेडिशन और थॉट था जिसके ऊपर नए क्वेश्चंस और डिबेट आई। पहला था कि इससे पहले वैदिक ट्रेडिशन चल रहा था। ठीक है, और वैदिक ट्रेडिशन में क्या था कि वेदास थे। वेदास के अंदर बहुत सारे हिम्स थे, और उन हिम्स में मतलब मंत्राज में देवी देवताओं की प्रेजिंग या उनकी प्रशंसा की जाती थी, उनसे उनकी पूजा की जाती थी। ठीक है, और ये पूजा कैसे की जाती थी, उसका एक पैटर्न था। मतलब वर्शिप का जो पैटर्न था उस टाइम पे वो था सेक्रीफाइसेस, यज्ञ करते थे और पशुओं की बलि देते थे। और ये चीज़ क्यों की जाती थी, क्योंकि वो गॉड से कैटल, सन और गुड हेल्थ की डिमांड करते थे। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट क्या हुआ, अब आया उपनिषदिक थॉट। इस टाइम पे 6th सेंचुरी BC के टाइम पे उपनिषदिक थॉट का इमर्जेंस हुआ, और इस थॉट के अंतर्गत क्या बोला गया, ये बोला गया कि लाइफ का एक्चुअल मीनिंग क्या है ना, उसको जानने की क्यूरियोसिटी निकल के आई। ओके, और फिर उसी तरीके से ये भी चीज़ सोचा गया कि डेथ के बाद क्या होता है, क्या उसके बाद भी कोई लाइफ होती है, या क्या उसके बाद भी कोई नया जीवन यानी रीबर्थ होता है। ठीक है, तो अब न्यू क्वेश्चन एंड डिबेट्स क्या रेज हुई। पहली चीज़ हुई कि नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, ये क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन रेज किए जाने लगे। क्या ये जो अल्टीमेट रियलिटी है ये सिंगल अल्टीमेट रियलिटी है, या इसके अलावा भी कोई और भी अल्टीमेट रियलिटी होती है। दूसरी चीज़ क्या बोला कि सेक्रीफिशियल ट्रेडिशंस के ऊपर क्वेश्चन रेज किए। मतलब जो वेदास में जिस टाइप का वर्शिप पैटर्न था ना, उस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन रेज किए। अब ये क्वेश्चन रेज तो बहुत सारे लोगों ने किए, बट हमें दो लोगों का नाम याद रखना है। एक है लॉर्ड बुद्धा और दूसरा है लॉर्ड महावीर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले वेदास की अथॉरिटी पे क्वेश्चन लगाया। दैट इज़ वाई इनको हम लोग एथीस्ट बोलते हैं। यानी जो वेदास की अथॉरिटी पे क्वेश्चन लगाए या वेदास की बातों को न माने, उसको हम लोग बोलते हैं एथीस्ट, यानी हिंदी में नास्तिक। ठीक है, और फिर इन्होंने कहा कि इन एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल एजेंसी। इसका सिंपल मतलब ये है कि आपको मुक्ति अपने द्वारा ही मिलेगी, है ना। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक पास नहीं होगे। टीचर नहीं पढ़ा सकता आपको, है ना, वो हेल्प कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो इंडिविजुअल एजेंसी का मतलब ये है। इसी की चीज़ को उन्होंने बोला कि मेन एंड वीमेन कुड स्ट्राइव टू अटेन लिबरेशन फ्रॉम ट्रायल। मतलब जब आप खुद ट्रायल करोगे ना तभी आपको मुक्ति मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो ये जो एम्फेसिस है ना, ये जो थिंकिंग है, ये वैदिक ट्रेडिशन के जस्ट उलट है। वैदिक ट्रेडिशन में क्या हो रहा है कि आपको अगर कुछ चाहिए तो आप गॉड से मांग रहे हो, बट यहाँ पे क्या है, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप ट्रायल करो, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब आते हैं बुद्धा। बुद्धा के बारे में पहले जानते हैं। बुद्धा कौन थे, वो एक प्रिंस थे। उनका नाम क्या था, सिद्धार्था। कौन से जगह के प्रिंस थे, शाक्य क्लैन के प्रिंस थे। ठीक है, और उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई थी वो पैलेस के अंदर, महल के अंदर हुई थी, और वो दुनियादारी की हार्श रियलिटी जो है ना, दुख है, उसको नहीं जानते थे। ठीक है, अब जब ये मतलब ये इतने ज़्यादा थे कि इनके फादर ने ना इनको पैलेस से बाहर निकलने ही नहीं दिया, क्योंकि उनको लगता था कि अगर ये पैलेस से बाहर गया
तो उसको दुनियादारी की या जो दुनिया में दुख है उसके बारे में पता चल जाएगा, इसलिए उसे पैलेस से कभी बाहर निकलने नहीं दिया। लेकिन जब वो फर्स्ट एनकाउंटर टू द आउटसाइड वर्ल्ड, जब वो दुनिया से पहली बार मिले, यानी पैलेस के बाहर जब गए, तो उनको डिफरेंट इंसिडेंट दिखे, है ना। तो वो आपको याद रखना है। तो पहली चीज़ है कि वो जब बाहर निकले तो किसके साथ निकले, अपने चैरिटियर यानी जो उनका रथ चलाता था ना उसके साथ निकले, और उनके सामने 4 इंसिडेंट या 4 लोग टकराए। पहला था एक ओल्ड मैन, फिर आया सिक मैन, बीमार आदमी, फिर आई डेड बॉडी। और इन तीनों को देखने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि ह्यूमन बॉडी जो है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। ओके, फिर उनको चौथा जो इंसिडेंट दिखा उसमें था एक होमलेस मेंडिकेंट, इसका मतलब है एक सन्यासी। और इसके बाद उन्होंने सब कुछ घर बार छोड़ दिया और ट्रुथ सीकर बन गए, सच की तलाश की खोज में लग गए। तो उनके लिए सच क्या था? उनके लिए सच ये था कि दुनिया में बहुत दुख है, ठीक है। तो दुख का कारण क्या है ये ही पता लगाना है, और जब अगर दुख का कारण पता लग जाए तो उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, यही है। तो एज अ ट्रुथ सीकर उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए, एक्सप्लोर सेवरल पाथ, इवन बॉडी को उन्होंने मरने की कगार पे लाके छोड़ दिया, ठीक है ना। मतलब उनको सच जानना था, और उस सच को जानने के लिए उन्होंने मेडिकेशन और भी तरीके अपनाए, बहुत सारे तरीके अपनाए, और एक हद तक उन्होंने अपनी बॉडी को मार ही दिया था, ठीक है। फिर उनको समझ में आया कि नहीं, अगर मैं मर गया तो सच की तो पता ही नहीं चल पाएगा। तो दैट इज़ वाई उन्होंने एक्सट्रीम मेथड्स को छोड़ दिया, ओके, और मध्यम मार्ग यानी मिडल पाथ को अपनाया। और उस मिडल पाथ के थ्रू उनको एनलाइटनमेंट मिला, नॉलेज मिला। किस चीज़ का नॉलेज मिला? कि दुख का कारण क्या है, सौरव का कारण क्या है, और कहाँ मिला? ये मिला गया में। और दैट इज़ वाई उस प्लेस को हम लोग कहते हैं बोध गया। मतलब गया इज़ अ प्लेस वेयर बुद्ध सिद्धार्थ अटेन एनलाइटनमेंट, दैट इज़ वाई दैट प्लेस नोन एज बोध गया, ओके। देन थॉट धम्मा और द पाथ ऑफ राइचियसनेस लिविंग टिल डेथ, मतलब जो उनको ज्ञान मिला, नॉलेज मिला, उसको उन्होंने दुनिया वालों को बताया, और दुनिया वालों को बताया कि आपको मरते दम तक ये बताया कि आपको राइचियस मतलब सही रास्ते को अपनाना चाहिए, ठीक। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अब आता है बुद्धा की टीचिंग क्या है, उनकी फ़िलॉसफी क्या है। तो पहली चीज़ उन्होंने बोली कि वर्ल्ड इज़ ट्रांजिएंट, अनिच्छ, ये एक पाली वर्ड है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि दुनिया ना हर समय बदल रही है, वही हर घड़ी बदल रही है, धूप जिंदगी है ना। और ये जो दुनिया है इसमें सोल नहीं है ना। गॉड मतलब जो ह्यूमंस हैं उसमें सोल नहीं है, और उसके मरने, ह्यूमन के मरने के बाद कुछ भी परमानेंट नहीं रहता है, ओके। और जो सॉरो है, सॉरो इज़ इंट्रिंसिक टू ह्यूमन, जो दुख है ना वो ह्यूमन से एकदम चिपका हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक। अब सेकेंड थिंग उन्होंने कहा मिडल पाथ, मतलब ये जो दुख है ना, इस दुख को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आप पाथ ऑफ मॉडरेशन बिटवीन सीवियर पेनेंस एंड सेल्फ इंटेलिजेंस, मतलब या ना तो कड़ी तपस्या ही करनी है, ना ही एकदम भोग विलास में लिप्त हो जाना है, लग्जूरियस लाइफ को जीना है, उसके बीच का कहीं रास्ता आपको उठाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट उनकी फ़िलॉसफी थी कि गॉड है या नहीं है। जब उनसे पूछा जाता था कि गॉड है कि नहीं है, गॉड की एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, तो वो कहते हैं ये क्वेश्चन मेरे लिए इररिलेवेंट है, मैं इसका जवाब ही नहीं देना चाहता, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंस ही नहीं रखता। क्यों? क्योंकि मेरे पास और भी काम है, ठीक है। देन एस्केप फ्रॉम साइकिल ऑफ रीबर्थ एंड अटेन सेल्फ रियलाइजेशन, निब्बान। निब्बान का मतलब क्या होता है? नॉलेज का अभी बताते हैं इसको, ठीक है। एस्केप फ्रॉम साइकिल ऑफ रीबर्थ एंड अटेन सेल्फ रियलाइजेशन, इसी को कहते हैं निब्बान, ठीक है। निब्बान का मतलब है जब आप बर्थ और रीबर्थ के साइकिल से फ्री हो जाते हैं, है ना, और आपको अपने ज्ञान हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? निब्बान कहेंगे, ठीक है। अब ये निब्बान मिलेगा कैसे? तो ये निब्बान मिलेगा इंडिविजुअल एजेंसी से, मतलब खुद से ही मिलेगा, कोई बाहर वाला नहीं आएगा। और खुद से मतलब बी लैम्प अनटू योरसेल्फ, मतलब अपना दीपक खुद बनना है, अपना उजाला, अपने लिए उजाला खुद ही बनाना पड़ेगा, कोई और तुम्हारी ज़िंदगी में रोशनी करने के लिए नहीं आएगा। यानी यू हैव टू वर्क आउट योर ओन लिबरेशन, आपको अपनी मुक्ति के लिए खुद ही वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क कैसा होगा? उसमें कैसे एक्शन करने पड़ेंगे? राइचियस एक्शन, मतलब सही एक्शन, अच्छा, है ना, ठीक। नेक्स्ट आता है
ट्राई टू कन्विंस पीपल थ्रू रीजन रादर देन डिस्प्ले ऑफ सुपरनेचुरल पावर। बुद्ध ने अपनी बात को साबित करने के लिए कभी भी कोई चमत्कार नहीं दिखाया, सुपरनेचुरल पावर शो नहीं करी। उन्होंने हमेशा रीजनिंग का सहारा लिया। आपको वो किस्सा गौतमी की कहानी याद होगी कि किस्सा गौतमी के बच्चे की डेथ हो जाती है और वो बुद्धा से प्रे करती है कि मेरे बच्चे को ज़िंदा कर दो। अब बुद्धा का पता नहीं भाई वो बच्चे को ज़िंदा कर पाते कि नहीं कर पाते, लेकिन उसने किस्सा गौतमी को ये समझा दिया कि डेथ जैसे बर्थ एक ट्रुथ है वैसे ही डेथ भी एक ट्रुथ है ना। उन्होंने उसको कहा कि जाके मुझे उस घर से मस्टर्ड ला के दो एक मुट्ठी जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई हो। और जब किस्सा गौतमी ऐसे घर की तलाश में जाती है तो उसको रियलाइज़ होता है कि डेथ भी एक क्या है, ट्रुथ है। ओके, फिर नेक्स्ट, सोशल वर्ल्ड इज़ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन नॉट डिवाइन। जैसे लाइक वर्ण सिस्टम को जब हम पढ़ते हैं तो ऋग्वेद के 10th मंडल के पुरुष सूक्त में क्या आता है कि वर्ण सिस्टम क्या है, वो एक डिवाइन ऑर्डर है। हमने नहीं बनाया ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, ये किसने बनाया है, ये डिवाइन ऑर्डर है ना, मतलब ऊपर वाले ने बनाया है। बट अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म जो सोशल वर्ल्ड है ये किसका क्रिएशन है, ये ह्यूमन का क्रिएशन है। अब उसमें किसका फ़ायदा किसका नुकसान है वो बात की बात है, लेकिन बनाया किसने है, वो ह्यूमन ने बनाया है। इसलिए एक्शन इंपॉर्टेंट है ना कि बर्थ। आपका जो प्लेस है वो आपका बर्थ डिसाइड नहीं करेगा, आपके एक्शन डिसाइड करेंगे, ठीक है। देन फिर उन्होंने वेदास की अथॉरिटी पे चैलेंज किया, है ना। उनका अगर आपसे पूछा जाए कि वेदास से रिलेटेड बुद्धा के क्या आइडियाज़ है, क्या व्यूज़ हैं, तो पहला चीज़ है कि उन्होंने वेदास की अथॉरिटी को चैलेंज किया है। क्यों चैलेंज किया है, क्योंकि वेदास क्या कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू वर्णा सिस्टम, वेदास ने वर्णा सिस्टम बनाया, ऋग्वेद ने वर्णा सिस्टम हमें वर्णा सिस्टम मिलता है, तो वो क्या कर रहा है कि आपका बर्थ डिसाइड करेगा कि आप कौन से वर्ण में गए हो, आपका एक्शन डिसाइड नहीं करेगा, है ना। यानी आप कुछ भी कर लो, आप अपनी सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पे बुद्धा क्या कह रहे हैं कि आप इंडिविजुअल एजेंसी, खुद के ट्रायल से आप क्या कर सकते हो, अपनी किस्मत बदल सकते हो, है ना। मैन एंड वीमेन कोड लिबरेट फ्रॉम द ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन ऑफ वर्ल्डली एग्जिस्टेंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ब्राह्मणिकल टेक्स्ट डिटरमाइन द पोजिशन बाय बर्थ बट बुद्धा फोकस ऑन कर्म। तो बुद्धा क्या कहते हैं कि कर्म इंपॉर्टेंट है। चांडाल बिकम सेंट, लास्ट चैप्टर में पढ़ा हमने। तो चांडाल अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिज्म कि कोई पर्सन चांडाल वर्ण में या ग्रुप में या सेक्शन में पैदा हुआ है तो वो चांडाल ही है, उसको चांडाल का ही काम करना पड़ेगा। बट अगर बुद्ध की बात करोगे तो चांडाल ने अपने एक्शन के थ्रू अपने आप को सेंट बना दिया, बोधिसत्व बन गया वो। ओके, देन अब अगर बुद्धा के हम लोग फॉलोअर्स देखें कि वो कौन कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो हमें उसमें रिच भी मिलते हैं और हमें उसमें पुअर भी मिलते हैं। रिच में देखोगे तो किंग, वेल्दी क्लास, गृहपति, और पुअर में देखोगे तो वर्कर भी हैं, स्लेव भी हैं और क्राफ्ट पीपल्स भी हैं। मतलब सोसाइटी के लगभग सभी सेक्शन उसमें आते हैं, ठीक है। अब आता है बुद्धिज़्म का ग्रोथ, कि ग्रोथ मतलब बुद्धिज़्म कैसे स्प्रेड हुआ, है ना। तो पहले तो बुद्ध की वजह से ही बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ। क्यों, पहले उनकी पर्सनैलिटी और उनका टीचिंग स्टाइल, मतलब किसी को समझाना है तो उसको सेल्फ रियलाइजेशन कराना है। किस्सा गौतमी, उसको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ ना, खुद उसने करके सीखा, है ना, सेल्फ ट्रायल के थ्रू सीखा कि डेथ इज़ अ अल्टीमेट रियलिटी। ओके, देन देखो ट्राई टू कन्विंस पीपल थ्रू रीजन एंड परसुएशन, लाइक किस्सा गौतमी को सिखाया ना उन्होंने, सॉरी किस्सा गौतमी ने अपने आप सीखा ना, बस बुद्धा ने उसको उसकी कंडीशन में उसको कंडीशन प्रोवाइड करी। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है कि उन्होंने बोला कि कर्म इंपॉर्टेंट है नॉट बर्थ। तो इससे क्या हुआ, सोसाइटी का वो ग्रुप इस बुद्धा की आइडियोलॉजी के ऊपर अट्रैक्ट हुआ जो सोसाइटी में सबसे नीचे था, जिनको ये बोला गया था कि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि आपका बर्थ ही लोअर कास्ट में हुआ है, लोअर वर्ण में हुआ है, तो आप तो लिबरेट हो नहीं सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन किया सेक्रीफाइसेस पे। सेक्रीफाइसेस मतलब जो पशुओं की बलि सेक्रीफाइसेस दिए जाते थे उस पे। तो उससे क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर सोसाइटी या एग्रीकल्चर फार्मर्स थे उनको बहुत अच्छा लगा। क्यों, क्योंकि उनके लिए कैटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर इंडिविजुअल एजेंसी एंड राइचुअस एक्शन, मतलब जब उन्होंने ये बोला कि आप अपने खुद के ट्रायल से लिबरेशन ले सकते हो, मतलब आपको टीचर की जरूरत ही नहीं है, तो कोई भी कहीं भी बैठा हुआ इंडिविजुअल एजेंसी अपने एक्शन से, अपने
प्रयास से क्या कर सकता है, लिबरेशन ले सकता है। फिर नेक्स्ट जो बुद्धा ने लैंग्वेज यूज़ करी, पाली, ये कौन सी थी लैंग्वेज थी, ये कॉमन लैंग्वेज थी, कॉमन पीपल की एक लैंग्वेज थी, जिससे पीपल्स को उनकी आइडियाज़ को समझने में बहुत आसानी हुई। और इन्हीं सब कारणों से पीपल्स बुद्धिज़्म की ओर अट्रैक्ट हुए और बुद्धिज़्म का ग्रोथ इंडिया के अंदर हुआ। फिर नेक्स्ट आता है रॉयल सपोर्ट, मतलब बहुत सारे किंग ने बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया, चाहे वो बुद्ध के लाइफ के दौरान हो, यानी बिम्बिसार और अजातशत्रु, या उनकी डेथ के बाद यानी अशोका हो और कनिष्क। ठीक है, तो देखो रोल ऑफ अशोका। अब अगर आपसे पूछ ले कि बुद्धिज़्म को के ग्रोथ में अशोका क्या रोल है, तो पहली चीज़, ही प्रमोटेड द बुद्धिज़्म नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया। मतलब अगर आज हम देखते हैं कि बुद्धिज़्म सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर एशिया कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हुआ है, तो उसके पीछे अशोका का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे रोल है कि उसने अपनी डॉटर को और अपने सन को श्रीलंका में भेजा। ठीक है, इवन उसने बहुत सारे स्तूपा बनाए, लाइक सांची स्तूपा। ओके, और उसने बुद्धा की टीचिंग्स को एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्लीमेंट किया, जिसको हम क्या कहते हैं, धम्मा पॉलिसी, है ना। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ चाइनीज़ पिलग्रिम्स, मतलब बहुत सारे टाइम टू टाइम इंडिया के अंदर चाइनीज़ पिलग्रिम्स आए, जिनका क्या रोल था, वो चाहते थे कि इंडिया में आके बुद्धिज़्म को स्टडी करें, बुद्धिज़्म के लिटरेचर को प्रिपेयर करें, और फिर अपनी जगह जाएं, अपने घर में जाएं, अपने देश में जाएं, और वहाँ पे बुद्धिज़्म से रिलेटेड लिटरेचर को स्प्रेड करें और बुद्धिज़्म को स्प्रेड करें। तो इसमें क्या है, फार्शियान और शोनजांग, है ना। तो ये चाइनीज़ पिलग्रिम केम टाइम टू टाइम इन इंडिया टू स्टडी बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन इंडिया, और उन्होंने क्या किया, दे प्रिजर्व बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड स्प्रेड बुद्ध मैसेजेस इन देयर नेटिव प्लेस। तो इसमें बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में चाइनीज़ पिलग्रिम्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब नेक्स्ट आता है बुद्धिस्ट संघ। तो संघ का क्या मतलब होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मंक्स। मंक्स कौन होते हैं, जो अपने घर बार को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिला, तो उन्होंने उसके बाद संघ को बनाया। संघ को मतलब बनाने का क्या रीज़न था, ये था कि जैसे मेरे को नॉलेज मिला है, वैसे और भी लोग चाहेंगे कि उनको नॉलेज मिले, एनलाइटनमेंट मिले, तो उनके लिए एक पर्टिकुलर प्लेस पे बनाना, जहाँ पे वो आके इकट्ठे होके सेल्फ ट्रायल करे, इंडिविजुअल एजेंसी के थ्रू ट्रायल करे। तो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसी को क्या कहते हैं, संघ। अब इस संघ में जो लोग रहते हैं, मॉन्क्स रहते हैं, उनको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे संघ के। पहला जैसे रूल क्या है कि जब वो संघा में एंटर कर रहे हैं, तो उनकी जो सोशल आइडेंटिटीज़ हैं, लाइक संघा में एंटर करने से पहले शायद कोई ब्राह्मण होगा, कोई क्षत्रिय होगा, कोई शूद्र होगा, कोई वैश्य होगा, बट अगर वो संघा में शामिल हो गया, तो अब उसकी वो प्रीवियस सोशल आइडेंटिटी को ख़त्म मानो। ओके, अब वो क्या बन गए, भिक्खु और भिक्खुनी। मेल है तो भिक्खु, फीमेल है तो भिक्खुनी। देन संघ के अंदर जो भी इंटरनल फंक्शन होगा, जो भी काम होंगे या जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, वो कैसे लिए जाएंगे, कंसेंसस पे लिए जाएंगे और डिस्कशन के साथ लिए जाएंगे। मतलब सबकी सहमति ज़रूरी है डिस्कशन के साथ। ओके, और अगर कंसेंसस फेल हो जाता है, मतलब मान लो किसी एक पे मेजोरिटी नहीं आती है, सब सहमत नहीं होते, मेजोरिटी नहीं, सब सहमत नहीं होते हैं, तो फिर क्या करेंगे, वोटिंग कराएंगे, और वोटिंग में जिसका ज़्यादा होगा उसको मान लिया जाएगा। ठीक है, अब आता है, ये तो संघा के नॉर्म्स थे। मॉन्क्स के लिए क्या नॉर्म थे। ओके, तो मॉन्क्स के लिए जो नॉर्म थे ना, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कौन सी बुक में मिलते हैं। ये बुक है विनय पिटक। ओके, तो इसमें बहुत सारे नॉर्म्स हैं, जैसे लाइक कि अगर आप कोई न्यू ब्लैंकेट यूज़ कर रहे हो, आप मतलब मॉन्क्स, तो एटलीस्ट 6 ईयर तक उसको यूज़ करना है। ठीक है, और अगर आपसे कोई रिलेटिव आपका मिलने आ रहा है, मतलब मॉन्क का कोई रिलेटिव आपसे मॉन्क से मिलने आ रहा है, तो पहली चीज़, इफ़ रिलेटिव वर कम विथ कुक फूड, तो मॉन्क को क्या करना है, 2 और 3 बॉल ही उसको लेना है। ऐसा नहीं है कि आपका जितना मन करे आप उतना ले लो। और अगर वो ज़्यादा कर रहा है, तो उसको क्या करना है, दूसरे मॉन्क्स के साथ उसको शेयर करना है। मतलब ज़्यादा का लालच नहीं करना है। ठीक है, और ज़्यादा ले लिया तो बाकी के साथ शेयर करो, क्योंकि इसी ग्रीड को ख़त्म कर, जब तक ग्रीड को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक कैसे आप अपने आप को दुनियादारी से फ्री समझ सकते हो। ओके, अब आता है नोशन ऑफ सेवियर वाज नॉट यूनिक टू बुद्धिज़्म। ठीक है, अब देखो, जब अभी हमने बुद्धिज़्म की बात की, तो बुद्धिज़्म में
एक आता है इंडिविजुअल एजेंसी, कि आपको अगर लिबरेशन चाहिए तो वो कैसे मिलेगी, वो मिलेगी अपने ट्रायल से, जैसे महात्मा बुद्ध को मिली, है ना, कि उन्होंने बहुत सारे पाथ ट्राई किए बट कहीं से नहीं मिला, फिर अल्टीमेटली उन्होंने खुद से एक मार्ग तलाशा, मध्यम मार्ग, मिडल पाथ, उसी से उनको मिला। ठीक है, तो ये इस पाथ को, इस आइडिया को जो मानता है उसको हम बोलते हैं हीनयान। ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम बुद्धिज्म हिस्ट्री में एक नई ब्रांच निकल के आई, उसको हम बोलते हैं महायान। महायान क्या कहता है कि ज़रूरी नहीं है सबको अपने ट्रायल से लिबरेशन मिल जाए, है ना, सबको अपने ट्रायल से लिबरेशन मिल जाए, और इसीलिए एक पर्सन होता है बोधिसत्व, वो क्या करेगा, ऐसे पर्सन की हेल्प करेगा। ठीक है, इसको ऐसे समझो, पहले महात्मा बुद्धा क्या कह रहे हैं, महात्मा बुद्धा कह रहे हैं अगर फर्स्ट आना है तो अपने आप से पढ़ो, कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करने नहीं आएगा। बट महायान वाले से पूछोगे तो वो कहेंगे कोई बात नहीं, तुमको समझ नहीं आ रहा, मैं समझा देता हूँ। मतलब ये जो बोधिसत्व है वो आपके सेवियर हो गए ना, आपकी हेल्प करने आए हैं, आपको बचाने आए हैं। ओके, तो ऐसे ही, तो बुद्धा फोकस ऑन कर्म एंड अकॉर्डिंग टू हिम अपदीपो भाव मीन्स बी योर लैम्प, बी योर ओन लैम्प। ही फोकस इंडिविजुअल एजेंसी फॉर सेल्वेशन। ओके, मतलब बुद्धा ने, जब बुद्धा टीच कर रहे थे या बुद्धा खुद बता रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि देखो जैसे मुझे अपने ट्रायल से, अपने प्रयास से, अपने एफर्ट से मेरे को मुक्ति मिली है, या मेरे को सेल्वेशन मिला है, या मेरे को एनलाइटनमेंट मिला है, वो अपने आप से मिला है। मैं अपना दीपक खुद ही बना, तो आपको कहिए, आपको चाहिए तो आप भी खुद बनो। बट आफ्टर सम टाइम व्हेन महायान ब्रांच emerged, people worship Buddha as God and concept of Bodhisattva emerged, okay, which was a savior who helped to attain enlightenment. okay, तो हीनयान जो है उसमें इंडिविजुअल एजेंसी पे फोकस किया जाता है। दूसरा चीज़, बुद्धा को एज अ ह्यूमन माना जाता है, बट महायान में आओगे तो बुद्ध को एज अ गॉड मानेंगे, और वहाँ पे एक पर्सनैलिटी रहेगा बोधिसत्व, जो क्या करेगा, हेल्प करेगा एनलाइटनमेंट लेने में। ठीक है, तो यानी बोधिसत्व क्या है, वो एक सेवियर है, जो सेवियर मतलब आपको आपकी परेशानी से बचा रहा है ना, आपको मार्ग नहीं मिल रहा है मुक्ति का, तो बोधिसत्व बता रहा है, यानी वो क्या हो गया, आपका सेवियर हो गया। तो ये जो नोशन ऑफ सेवियर है वो अदर रिलीजन्स में भी मिलता है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुद्धिज़्म में मिल रहा है। जैसे लाइक हिंदुज़म में देखोगे आप, जैसे हिंदुज़म में क्या है, इनकारनेशन का कंसेप्ट, इनकारनेशन मतलब अवतार है। आपने सुना होगा, जब जब धरती पे पाप बढ़ता है तो भगवान ह्यूमन या मानव रूप में धरती पे आते हैं। तो जब भगवान मानव रूप में धरती पे आएगा तो उसको बोलेंगे अवतार, इंग्लिश में इनकारनेशन। तो देखो, वेन एवर नीड अराइज गॉड विष्णु टेक बर्थ इन ह्यूमन फॉर्म। तो ये विष्णु जो है वो ह्यूमन फॉर्म में क्यों आ रहे हैं, मानव जाति को, ह्यूमन रेस को बचाने आ रहे हैं, है ना। तो यानी ये भी तो सेवियर वाला कंसेप्ट हो गया ना। यहाँ बोधिसत्व क्या कर रहा है, आपको मुक्ति का मार्ग बता रहा है, और यहाँ विष्णु क्या कर रहे हैं, वो आपको आपके मतलब आपकी टेंशन दूर करने आ रहे हैं। जैसे लाइक रावण को मारने के लिए राम आए, है ना। तो रावण क्या कर रहा था, रावण पाप फैला रहा था, तो लोगों को बचाने के लिए, रावण के अत्याचार से बचाने के लिए विष्णु ने राम का अवतार लिया। ओके, तो टोटल हिंदुइज्म में कितने इनकारनेशन है, विष्णु के कितने इनकारनेशन है, 10 इनकारनेशन है ना। और इन विच 1 इज रिमेनिंग, इसमें से 9 हो चुके हैं, 10वां बाकी है। तो अब अल्टीमेटली क्या है कि दे मतलब विष्णु, दे टुक इनकारनेशन टू सेव अर्थ फ्रॉम सिन, पाप से बचाने के लिए। अब इन अवतारों में वराह यानी बोअर का जो अवतार है वो बहुत इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, बट उसको हमें इसलिए याद रखना है क्योंकि इस अवतार में क्या हुआ था कि विष्णु ने वराह का इनकारनेशन लिया और अर्थ की गॉडेसेस को बचाया। ओके, और इस अवतार से रिलेटेड कर्नाटका के अंदर 6th सेंचुरी CE में हमें एक स्कल्पचर मिला है। कर्नाटका में कहाँ, एहोल में। तो आपको ये याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, बुद्धाज प्रेजेंस शोन थ्रू सिंबल्स। मतलब आपको मैंने बताया था हीनयान मतलब वो ब्रांच जिसमें बुद्धा को ह्यूमन मानते हैं और जिसमें ये फोकस करते हैं कि आपको मुक्ति मिलेगी आपके खुद के एफर्ट से।
फिर आफ्टर सम टाइम एक और ब्रांच आई महायान। इसमें क्या है, बुद्धा को गॉड मानते हैं, और दूसरा आपको मुक्त करने के लिए एक पर्सन बैठा है जिसको कहते हैं बोधिसत्व। ठीक है, तो जब हीनयान ब्रांच थी तो उस टाइम पे जब बुद्धा को स्कल्पचर्स में शो करना होता था तो उनके स्टैचू नहीं बनते थे। स्टैचू बनने की स्टार्टिंग हुई थी जब महायान ब्रांच निकल के आई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में जब बुद्धा को शो करना था स्कल्पचर्स में, तो उनकी प्रेजेंस को कैसे शो किया जाता था। ठीक है, तो विदाउट अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन से सिंबल्स थे, तो उसको समझने के लिए आपको बुद्धिस्ट लिटरेचर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको बुद्धिस्ट लिटरेचर की नॉलेज नहीं है तो आप नहीं समझ पाओगे कि बुद्धा को कौन कौन से सिंबल से प्रेजेंट किया जाता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको ह्यूमन फॉर्म में तो प्रेजेंट किया ही नहीं है, उनको तो डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट किया, जैसे लाइक गज और एलिफेंट। अगर आपको बुद्धिस्ट साइट पे गज और एलिफेंट का स्कल्पचर मिल रहा है तो इसका मतलब है दैट इज़ रिलेटेड टू बर्थ ऑफ बुद्धा, इंसिडेंट ऑफ बर्थ ऑफ बुद्धा। फिर अगर आपको हॉर्स और अश्व, घोड़ा, ये आपको बुद्धिस्ट कल्चर में दिख रहा है तो इसका मतलब है ये वो इंसिडेंट है जब सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ दिया था। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको पीपल ट्री देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ये बुद्धा की सिद्धार्थ को जब एनलाइटन मिला था और वो बुद्धा बन गए थे तो वो उस इंसिडेंट को शो कर रहा है। सिमिलरली व्हील, अगर आपको बुद्धिस्ट कल्चर में व्हील देखने को मिल रहा है, चक्र देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वो इंसिडेंट है जब बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन सारनाथ में दिया था। ओके, और अगर आपको स्तूपा देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ये बुद्धा के महापरिनिर्वाण के इंसिडेंट से रिलेटेड है। और अगर आपको एम्प्टी सीट, खाली सिंहासन देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है मेडिटेशन ऑफ बुद्ध। तो यानी यहाँ पे कहीं भी बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया है, बुद्धा को सिंबल्स के फॉर्म में दिखाया है। तो यही वो बोल रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ को कहते हैं बुद्धिस्ट स्तूपास सेड टू बी स्टोरीज ऑन स्टोन। जब आप बुद्धिस्ट स्तूपास को देखने जाएंगे तो वहाँ पे आपको इस टाइप के सिंबल्स मिलेंगे और डायरेक्ट बुद्धा को शो नहीं किया होगा। ठीक है, और जब आप इन सिंबल्स को देखोगे तो इसके पीछे की स्टोरी आपको पता चलेगी, और तभी इसी कहते हैं स्तूपास को कहते हैं स्टोरीज ऑन स्टोन। ठीक है, देन हाउ आर्ट हिस्टोरियन अंडरस्टैंड बुद्धिज्म थ्रू द स्कल्पचर्स ऑफ सांची स्तूपा। मतलब बुद्धिज्म से रिलेटेड जो सिंबल्स थे या स्कल्पचर्स थे सांची स्तूपा पे, उसको आर्ट हिस्टोरियंस ने कैसे समझा। तो अर्ली बुद्धिस्ट स्कल्पचर शोड बुद्धा's प्रेजेंस थ्रू सिंबल्स नॉट इन ह्यूमन फॉर्म, है ना। जैसे कि हमने बताया कि पीपल ट्री का मतलब है एनलाइटनमेंट, व्हील का मतलब फर्स्ट सरमन, स्तूपा का मतलब है महापरिनिर्वाण, एम्प्टी सीट है मेडिटेशन। मतलब जो आर्ट हिस्टोरियंस ने बुद्धिज़्म के स्कल्पचर को समझने के लिए पहले बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पढ़ा, और जब बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पढ़ा तो उनको इन सिंबल्स का मतलब समझ में आया। ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड द बुद्धिस्ट कल्चर्स फर्स्ट अंडरस्टैंड और नो द स्टोरी ऑफ पर्टिकुलर इंसिडेंट। जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल एट सांची स्तूपा देयर इज अ स्कल्पचर एट गेटवे इन विच अ generous prince who gave away everything and went to forest with his wife and children। मतलब सांची स्तूपा पे जाओगे तो आपको एक स्कल्पचर मिलेगा गेटवे पे एक स्कल्पचर मिलेगा। उस स्कल्पचर को अगर आप देखोगे तो उसमें एक जेनरस प्रिंस है जिसने अपना सब कुछ दान दे के अपने बच्चों के साथ कहाँ चला गया, अपने बीवी बच्चों के साथ कहाँ चला गया, फॉरेस्ट चला गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में कैसे आएगी, ये स्टोरी कब समझ में आएगी, जब आपने वेशांतरक जातक की स्टोरी को पढ़ा होगा। अगर आपने वेशांतरक जातक की स्टोरी को नहीं पता तो आप इस स्टोरी को अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। ठीक है, सिमिलरली देखो अगर आप बुद्धिस्ट साइट पे जाओगे तो आपको वहाँ पे एक विमेन मिलेगी जो सराउंडेड बाय लोटस और एलिफेंट और लोटस, कमल से घिरी हुई मिलेगी, सराउंडेड मिलेगी, है ना। अब अगर आपको बुद्धिस्ट हिस्ट्री नहीं पता है तो आप नहीं पता लगा पाओगे कि ये क्या है ना। तो जिसको बुद्धिस्ट हिस्ट्री पता है तो वो कहता है कि ये जो कल्चर है जिसमें एक विमेन लोटस और एलिफेंट से सराउंडेड है वो कोई और नहीं है, बुद्धा की माता यानी बुद्धा की मदर महामाया है। ठीक है, हालांकि कुछ लोग इसको कहते हैं कि नहीं ये तो गजलक्ष्मी है। गजलक्ष्मी कौन है? ऐसी गॉडेसेस जो गुड फॉर्चून को लाती है। ठीक है,
इसी तरीके से अगर आप स्तूप सांची स्तूपा के पास जाओगे और अदर स्तूपास के पास जाओगे तो वहाँ पे आपको एक स्कल्पचर मिलेगा जिसको हिस्टोरियंस ने शालभंजिका का नाम दिया। ठीक है, ये शालभंजिका कौन होती है? ये एक ब्यूटीफुल विमेन है जो दरवाजे जैसे सब उसको ये ये गेट है, गेट के यहाँ कॉर्नर पे लटकी होगी। ओके, तो इसको क्या कहते हैं? शालभंजिका कहते हैं। देखो, फ्रॉम द एजिस ऑफ गेटवे होल्डिंग ऑन टू अ ट्री। अब ये शालभंजिका क्या है? शालभंजिका के बारे में आपको तभी पता चलेगा जब आपने पाली टेक्स्ट को पढ़ा होगा। तो अकॉर्डिंग टू फोक, शालभंजिका का जो टच है ना, अगर ये जिसको छूती है ना, वो ट्री में फ्लावर और फ्रूट आ जाते हैं। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आपने पाली टेक्स्ट को पढ़ा होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व। मतलब बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है ना, उनको कैसे प्रिपेयर किया गया और कैसे प्रिजर्व किया गया। या फिर इसी को ऐसे पूछ लेंगे कि हम बुद्धा की टीचिंग्स को कैसे जानते हैं। देखो, अगर आपसे दो क्वेश्चन पूछ सकता है, एक पूछेगा कि बुद्धा की टीचिंग्स को बताओ, तो आपको वो ये वाला पीछा आएगा, वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट अनिच, वो लिखना है, वहाँ वाला सेक्शन। बट अगर पूछ लेगा कि हाउ डू वी नो अबाउट बुद्धा टीचिंग, मतलब बुद्धा की टीचिंग पता कैसे चली, तो आपको ये लिखना है। तो पहली चीज़, बुद्धा की टीचिंग कैसे पता चली? ऑब्वियस ही बात है, उनकी बुक से पता चलेगा, पाली टेक्स्ट से पता चलेगा। तो उनको कंपाइल कैसे किया गया, कैसे बना? तो देखो, बुद्धा के टाइम पे जब बुद्धा जिंदा थे तो बुद्धा ने जो भी टीचिंग्स दी वो सब ओरली दी। कैसे दी? डिबेट और डिस्कशन के थ्रू, है ना। वही किस्सा गौतम वाला किस्सा आ गया, डिबेट डिस्कशन के थ्रू दी। ठीक है, और उनके टाइम पे, मतलब जब बुद्धा जिंदा थे, तो उनकी स्पीचेस को रिटन डाउन नहीं किया गया। ठीक है, बट जब उनकी डेथ हो गई, बुद्धा की डेथ हो गई, तो 5th to 4th सेंचुरी BC के टाइम पे एल्डर्स एट वैशाली, मतलब वैशाली में एक काउंसिल बैठी। ठीक है, उस काउंसिल ने क्या किया? पाली टेक्स्ट को कंपाइल किया, बुद्धा की टीचिंग्स को, बुद्धा की स्पीचेस को कंपाइल किया, और इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिपिटक। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 पिटक है, त्रि मतलब 3, त्रि मतलब 3। ठीक है, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत पिटक। ये 3 बुक्स या बास्केट है जिनको हम लोग बोलते हैं, जिनको कंपाइल कब हुआ? एल्डर्स ऑफ वैशाली काउंसिल में। ठीक है, तो यानी पहले जो भी टीचिंग्स थी वो ओरली ट्रांसमिटेड हुई और बाद में उनको हमने रिटन डाउन किया। तो इन बुक्स यानी त्रिपिटक को उनकी लेंथ और उनके सब्जेक्ट के बिहार पे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला विनय पिटक, फिर सुत पिटक, फिर अभिधम पिटक। विनय पिटक का क्या मतलब है? विनय पिटक में क्या मिलता है हमें? नॉर्म्स ऑफ संघा। अभी हमने पढ़ा था ना, संघा के मॉन्क्स के लिए क्या नॉर्म्स हैं, तो वो कहाँ कौन सी बुक में थे? विनय पिटक में थे। ठीक है, फिर अगर आपको बुद्धा की टीचिंग्स को देखना है, समझना है, तो आपको सुत पिटक पढ़ना पड़ेगा। और अगर बुद्धा की फिलॉसफी को पढ़ना है तो आपको अभिधम पिटक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पिटक सिर्फ एक बुक है। ओके, इस पिटक के अंदर और भी न्यूमरस टेक्स्ट आते हैं, बुक्स आते हैं। ठीक है, और फिर बाद के टाइम में इन टेक्स्ट के ऊपर यानी त्रिपिटक के ऊपर बहुत सारी कमेंट्रीज भी डिफरेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ने लिखी है। ठीक है, अब ये तो हो गया इंडिया के अंदर जो कंपाइलेशन हुई। अब इंडिया के बाहर भी कंपाइलेशन हुई, यानी आउटसाइड इंडिया भी बुद्धा के से रिलेटेड, बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो ट्रांसलेट हुई या कंपाइल हुई। तो इसमें क्या है? आउटसाइड इंडिया में पहला क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका में 2 बुक्स हैं, दीपवंश और महावंश। दीपवंश का मतलब है क्रॉनिकल ऑफ आइलैंड और महावंश का मतलब है ग्रेट क्रॉनिकल्स। ठीक है, फिर इंडिया के अंदर बहुत सारे चाइनीज़ पिलग्रिम्स आए, उन्होंने भी बुद्ध की टीचिंग्स को या बुद्धा से रिलेटेड जो टेक्स्ट को कंपाइल किया है। जैसे लाइक फाशियान, शॉन्जांग, उनका काम वो इंडिया आए क्यों थे? वो इसलिए आए थे चाइना से इंडिया, ताकि बुद्धिज़्म से रिलेटेड टेक्स्ट को, बुद्धिज़्म से रिलेटेड, बुद्ध से रिलेटेड टीचिंग्स को जो इंडिया के अंदर ओरिजिनल फॉर्म में, उनको कंपाइल करके अपनी कंट्री में ले जा सके। दैट इज़ वाई उन्होंने यहाँ पे आके उनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाई, है ना, और वो दूसरों के लिए क्या बनी? सोर्स बनी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे टॉपिक पे आते हैं। अब आते हैं स्तूपा पे।
पहले देख लो स्तूपा का होता है मतलब क्या है। स्तूपा मतलब मॉन्ड या हाफ डोम। मॉन्ड या हाफ डोम मतलब ये ऐसे, ये है मॉन्ड या हाफ डोम, ठीक है। लाइक स्ट्रक्चर ऑन अर्थ सरफेस, तो ये अर्थ सरफेस है ऐसे, इसके ऊपर मॉन्ड या डोम लाइक स्ट्रक्चर है, हाफ डोम लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसमें इसको बनाया क्यों जाता था या इसका यूज़ क्या है, तो इसको बनाया इसलिए जाता था कि इसके अंदर रेलिक्स यानी बॉडी के रिमेन्स या ऑब्जेक्ट यूज बाय हिम मीन्स बुद्धा, बुद्धा की बॉडी के रिमेन्स या उन्होंने जो अपनी लाइफ में ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया है ना, उसको इसके अंदर एक पेटी होती थी, पेटी मतलब एक मंजूषा या फिर बॉक्स होता था जिसके अंदर रखा जाता था, ठीक है। तो मतलब पहले उनकी बॉडी के रिमेन्स या उनके यूज किए हुए ऑब्जेक्ट्स रखेंगे और उसके ऊपर फिर ऐसे मॉन्ड या हाफ डोम लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, तो इसी को क्या कहते थे, स्तूपा, ठीक। अब देखो इसका पर्पस क्या है, तो पर्पस पहला है ये जो स्तूपा बनाने का कल्चर है ना, ये बुद्धिज़्म से भी पुराना कल्चर है, मतलब बुद्धा से भी पहले का कल्चर है, ठीक है। और फिर बाद में ये किससे अटैच हो गया, बुद्धिज़्म से अटैच हो गया, ठीक है। फिर अब इसको क्यों बनाया, क्योंकि इसके अंदर बुद्धा के रेलिक्स रखने होते थे, ठीक है। तो जब बुद्धा के रेलिक्स इस स्तूपा में रख दिए, ठीक है, तो वो क्या बन गया, वो बुद्ध और बुद्धिज़्म से रिलेटेड एम्बलम बन गया, मतलब बुद्धिज़्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, बुद्धा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और बात बहुत टाइम के बाद अशोका ने क्या किया, इन स्तूपास के अंदर रखे हुए रेलिक्स को, बुद्धा के रेलिक्स को फिर से कलेक्ट किया और उनके ऊपर फिर और बहुत सारे स्तूपास बनाए, कहाँ जो उसके टाइम पे इम्पोर्टेंट टाउन्स थे या सिटीज़ थी। अब उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो अपना अफेक्शन शो करना चाहता था बुद्धिज़्म से रिलेटेड, है ना। अब ये चीज़ हमें अशोकावदान में भी पढ़ने को मिलती है कि अशोका ने क्या किया, अशोका ने बुद्धा के रिलिक्स को कलेक्ट किया और उन रिलिक्स के ऊपर फिर से डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ थी उस टाइम की, उसके ऊपर क्या बनाया, स्तूपा बनवाया, जैसे लाइक भरूच, सांची, सारनाथ, ठीक है। इवन इन बुद्धा also said that at the four crossroad erect a thup or stoop to the तथागत महापरिनिर्वाण सुत। महापरिनिर्वाण सुत में ये रेफरेंस आता है कि बुद्धा ने खुद ही कहा है कि चौराहे पे जहाँ चार सड़कें आपस में एक दूसरे को काटती हों, उसके सेंटर पे आपको क्या करना चाहिए, थूप या स्तूप बनाया जाना चाहिए जो क्या हो, तथागत का हो। तथागत कौन है, तथागत मतलब बुद्ध, तथागत मतलब बुद्ध, बुद्ध का एक और नाम क्या है, तथागत, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा में सबसे पहले एक होता है सेमी सर्कल मॉन्ड ऑन अर्थ। ये अर्थ है, इसके ऊपर एक क्या होगा, सेमी सर्कल होगा, जिसको हम लोग कहते हैं अंडा, ठीक है। ये कैसा होता है, राउंड और स्क्वायर शेप का होता है, ठीक है। फिर होता है हर्मिका, मतलब अंडा के ऊपर एक बालकोनी लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, उसको कहते हैं अंडा कहते हैं, ठीक है, बालकोनी लाइक स्ट्रक्चर। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कहता है रिप्रेजेंट अबोर्ड ऑफ गॉड, ठीक। फिर इस बालकोनी लाइक स्ट्रक्चर में से एक ऐसे रॉड निकली होती, इसको बोलते हैं यष्टि, राइजिंग फ्रॉम द हर्मिका, ठीक है। हर्मिका से एक ऐसे रॉड राइज करेगी अंडा के ऊपर से, उसको कहते हैं यष्टि। और इसके ऊपर 3 छतरी होगी, 1, 2 और 3, ये 3 छतरी होगी, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज़्म। अब आप बोलोगे सर ये त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज़्म क्या है, त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज़्म का मतलब है बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म और संघ, इट इज़ नोन एज त्रिरत्न, ठीक है। फिर आता है वेदिका, रेलिंग अराउंड द मॉन्ड, इस मॉन्ड के चारों ओर रेलिंग रहेगी एक, इसको क्या कहेंगे, वेदिका, विच सेपरेट सेक्रेड प्लेस फ्रॉम द सेकुलर वर्ल्ड। मतलब ये जो रेलिंग है ना, ये पूरी दुनिया को सेक्रेड प्लेस से अलग करती है। फिर वेदिका और ये जो मॉन्ड है, जैसे ये वेदिका हो गई और इसके बीच में मॉन्ड हो गया, ठीक है। इसके बीच में ये जो एरिया है ना, इसको कहेंगे प्रदक्षिणा पथ, ठीक है, स्पेस बिटवीन वेदिका एंड अंडा। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है अमरावती स्तूपा का, व्हाट हैपेंड और फेट ऑफ अमरावती, मतलब अमरावती के साथ क्या हुआ, अमरावती में जो स्तूपा था ना उसके साथ क्या हुआ, या उसकी क्या किस्मत है, या उसकी क्या कहानी है।
तो उसकी कहानी कुछ नहीं है। देखो, पहले वहाँ एक लोकल राजा था। 1796 में इस लोकल राजा को मंदिर बनाने का शौक चढ़ा और उस मंदिर को बनाने के लिए उसने अमरावती के जो रूइंस थे, जो उसके ईंटें थी या खंडहर थे या जो उसके भग्नावशेष थे या उसके पीसीस थे, उसका यूज़ उसने टेंपल बनाने के लिए किया। और उसका ये भी मानना था कि शायद इस अंडा के नीचे जो अमरावती स्तूपा का अंडा था ना या मॉन्ड था, उसके नीचे शायद ट्रेजर है। इसकी खोज के लिए भी उसने उसको डिस्टर्ब किया, उससे साथ छेड़छाड़ की या उसको ख़राब किया। फिर एक पर्सनालिटी आते हैं काफ़ी टाइम के बाद, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, कॉलिन मैकेंजी ने, वो कौन थे, एक ब्रिटिश ऑफिसर थे और उन्होंने अमरावती की साइड को विजिट किया। ठीक, फिर उन्होंने बहुत सारे स्कल्पचर्स के पीसीस को यहाँ पे फाइंड आउट किया। उसकी इन्होंने एक डिटेल ड्राइंग भी बनाई। बट ये जो रिपोर्ट कॉलिन मैकेंजी ने प्रिपेयर की ना, वो रिपोर्ट पब्लिश नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? कोई फंडिंग करने वाला नहीं होगा भाई। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पर्सन, वॉल्टर इलियट। ये कौन थे? ये 1854 के ड्यूरेशन में गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर थे। इन्होंने भी अमरावती को विज़िट किया, अमरावती साइड को विज़िट किया और वहाँ से बहुत सारे पैनल्स को कलेक्ट करके अपने साथ ले गए, कहाँ? मद्रास में, और वहाँ रखा। और इन पैनल्स को क्या कहते हैं? इलियट मार्बल्स कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने डिस्कवर्ड द रिमेन्स ऑफ वेस्टर्न गेटवे एंड कंक्लूड दैट अमरावती वॉज मोस्ट मैग्निफिसेंट। मतलब इन्होंने अमरावती के वेस्टर्न गेटवे को डिस्कवर कर लिया था और उसके बिहाफ पे इन्होंने डिसीजन किया कि अमरावती एक मैग्निफिसेंट आर्ट है। ठीक है, देन बिगेन टू टुक अवे। मतलब वॉल्टर इलियट ने क्या किया? टू एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, टू द हाँ, वॉल्टर इलियट और उसके बाद के जो आर्कियोलॉजिस्ट या जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स आए, उन्होंने क्या किया? अपने साथ इन अमरावती के स्तूपा के डिफरेंट स्कल्पचर्स को, पीसीस को वो ले जाने लगे। इवन बहुत सारे ईस्ट इंडिया ऑफिसर्स थे जिन्होंने चाहे वो मद्रास की ईस्ट इंडिया कंपनी के, मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे, वो इसको अपने साथ ले गए। अपने साथ मतलब लंदन ले गए। ठीक है, और उसकी वजह से ये जो अमरावती स्तूपा के स्कल्पचर्स थे वो अपनी ओरिजिनल साइट से रिमूव हो गए। फिर एक पर्सनैलिटी आते हैं, एच कोल। इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था ना, वो बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स से अलग था। जैसे इनका मानना था कि ये जो स्कल्पचर्स अमरावती से ले जा रहे हैं, ये एक सुसाइडल है ना, ये ख़राब बात है, गलत बात है। ठीक है, इनको क्या करना चाहिए? पॉलिसी टू अलाउ द कंट्री टू बी लूटेड ओरिजिनल वर्क्स ऑफ एंशिएंट आर्ट। मतलब ये कंट्री को लूटा जा रहा है, उसकी हेरिटेज को ख़राब किया जा रहा है। उनका ये मानना था कि अगर म्यूज़ियम को स्कल्पचर्स चाहिए तो उनको क्या करना चाहिए? उनको उसका प्लास्टर कास्ट बनाना चाहिए और उसको म्यूज़ियम के अंदर रखना चाहिए, ना कि ओरिजिनल चीज़ को उसके प्लेस से हटाना चाहिए। ठीक है, बट ये जो एच कोल का व्यू था ना, ये यूनिक तो था, बट बाकी लोगों को कन्विंस नहीं कर पाया, खास करके अथॉरिटी को। और जो भी आया अमरावती से लेके गया और इसीलिए अमरावती डिमोलिश हो गया। ठीक है, अब उसके कंपैरिजन में एक और स्तूपा है, सांची स्तूपा। तो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सांची स्तूपा क्यों बच गया और अमरावती क्यों नहीं बच पाया? तो आपने देख लिया अमरावती क्यों नहीं बच पाया। एच कोल को छोड़ के बाकी, चाहे वो लोकल राजा हो, चाहे वॉल्टर इलियट हो, चाहे बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स हो, सब ने अपने अपने अथॉरिटी का यूज़ करके अमरावती से स्कल्पचर्स को और स्तूपा के पीसीस को अपने साथ ले गए। बट सांची के साथ क्यों नहीं हुआ? जो ऐसा, चलो देखते हैं। तो पहली चीज़, सांची की जो डिस्कवरी थी वो 1818 में हुई थी। ठीक है, और जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो इसके 4 गेट में से 3 गेट खड़े थे, मतलब अपनी ही पोजीशन में थे जैसा अशोका ने इसको छोड़ा था। ठीक है, और जो 4th गेट था वो उसी जगह पे गिरा हुआ था जहाँ पे वो पहले था। ठीक है, और इसका जो मॉन्ड है ना, यानी जो अंडा था, वो भी एक गुड कंडीशन में था, है ना, मॉन्ड वॉज इन गुड कंडीशन। अब अमरावती के टाइम पे हमने देखा कि लोकल राजा से ही लूट स्टार्ट हो गई थी, मतलब अमरावती को लोकल राजा ने ही ख़राब कर दिया था।
बट अगर आप सांची स्तूपा को देखोगे तो उनका जो लोकल गार्जियन थे यानी रूलर्स ऑफ भोपाल, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी सांची को बचाने में। जैसे लाइक शाहजहां बेगम और जहान बेगम, ये दो लोकल गार्जियन थी किसकी, सांची स्तूपा की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फंडिंग करी इस साइट को प्रिजर्व करने में। जैसे पहली चीज़ जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल के बारे में मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो जॉन मार्शल ने क्या किया है, सांची स्तूपा से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को या रिसर्च को पब्लिश किया, ठीक है। और उसको पब्लिश करने में सुल्तान जहां ने बहुत हेल्प करी है। इवन सुल्तान जहां ने सांची के पास म्यूज़ियम को बनाने और वहाँ म्यूज़ियम के पास एक गेस्ट हाउस जहाँ पे मार्शल रहा करते थे उसको बनाने में फंडिंग करी। इवन वहाँ मार्शल जब गेस्ट हाउस के पास रहते थे तो उन्होंने वहाँ पे बहुत अपना डॉक्यूमेंट्स को लिखा। तो उन डॉक्यूमेंट्स को मल्टीपल वॉल्यूम में पब्लिश करने के लिए भी सुल्तान जहां और जहान बेगम ने क्या किया, फंडिंग किया। अब आप पुराना याद कर देखो, यहाँ पे कॉलिन मैकेंजी ने डॉक्यूमेंट्स बनाए थे बट वो कभी पब्लिश ही नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि किसी ने उनको फंडिंग ही नहीं किया। बट यहाँ जॉन मार्शल को वो फंडिंग मिल गई थी जिसकी वजह से उनकी बुक्स पब्लिश हो गई। फंडिंग की वजह से ही म्यूज़ियम बन गया, फंडिंग की वजह से ही वहाँ पे गेस्ट हाउस ही बना, ठीक है। ओके, देन शाहजहां बेगम disallowed the French who want to take away the eastern gateway which was best preserved to be displayed in a museum in France। अमरावती के टाइम पे क्या हुआ, वहाँ पे जो चाहता था ओरिजिनल पीस उठा के ले आता था। बट जब वही चीज़ सांची के साथ होने लगी तो जो सांची के लोकल गार्जियन थे शाहजहां बेगम, उन्होंने फ्रेंच पीपल को डिसअलाउ कर दिया कि नहीं, तुमको नहीं ले जाना है यहाँ से। अगर तुम्हें कुछ ले जाना है तो प्लास्टर कास्ट ले जाओ, ठीक है। तो अब हमारे पास आता है कि सांची का क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला चीज़ इंपॉर्टेंस ये है कि ये बेस्ट प्रिजर्व है स्तूपा, बेस्ट प्रिजर्व स्तूपा है। और जब बेस्ट प्रिजर्व स्तूपा है, स्तूपा यानी अब आप मेरे को बताओ, स्तूपा माने सिंबल, स्तूपा किस सिंबल को डिनोट करता है, महापरिनिर्वाण। और महापरिनिर्वाण यानी कौन सी ब्रांच बुद्धिज़्म की है जिसमें बुद्धा की वर्शिप डिफरेंट डिफरेंट सिंबल में होती है, ना कि ह्यूमन फॉर्म में, यानी हीनयान। तो यानी हीनयान क्या है, बुद्धिज़्म की अर्ली ब्रांच है। तो अगर हमें बुद्धिज़्म की अर्ली ब्रांच के बारे में जानना है, हीनयान के बारे में जानना है, तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है सांची स्तूपा, उससे हम जा सकते हैं। और नेक्स्ट, इट रिप्रेजेंट द सक्सेसफुल टेस्टिमनी ऑफ रिस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन। तो अगर सांची स्तूपा की आप स्टोरी को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे सुल्तान जहां बेगम, जॉन मार्शल, इनकी वजह से ये बचा रह सका, और उसके बारे में आज हम जानते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आता है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाई यूरोपियन ड्यूरिंग 19th सेंचुरी इंटरेस्टेड इन स्तूपा। तो यानी ये सिंपल सा कह रहा है कि जब यूरोपियंस इंडिया में आए 19th सेंचुरी के टाइम पे, और जब उन्होंने यहाँ की डिस्कवरीज को करना स्टार्ट किया, हेरिटेज को देखना स्टार्ट किया, तो उनका स्तूपा के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? तो पहला चीज़, गोल्ड आर्टिफैक्ट फाउंड नियर स्तूपा। तो कनिंघम वॉज वेरी मच एक्साइटेड with the finding and of several gold coins and artifact while excavating स्तूपा। तो स्तूपा जब मिला, स्तूपा के अगल बगल एक्सकवेशन हुआ तो वहाँ पे गोल्ड मिला, और गोल्ड मिलने की वजह से यूरोपियंस की आंखें चमक गई कि भाई यहाँ पे तो गोल्ड मिल रहा है, तो और एक्सकवेशन करो और गोल्ड मिलेगा, है ना, क्या पता यहाँ पे खजाना छुपा के रखा हो, ठीक है। इसलिए फिर मिशनरीज का भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। Just like Cunningham wanted to trace the history of Buddhism, compare it with Brahmanism, and wanted to make the task of missionaries easier। मतलब ये मिशनरी कौन है? मिशनरी वो लोग हैं जो इंडिया के अंदर एक मिशन पे आए हैं। किस मिशन पे आए हैं? वो चाहते हैं कि इंडिया के अंदर क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया जाए। बट क्रिश्चियनिटी को कैसे स्प्रेड किया जाएगा जब यहाँ के लोग हिंदुज़म को फॉलो कर रहे हैं? तो कनिंघम का ट्राई ये था कि वो बुद्धिज़्म की हिस्ट्री को डिस्कवर करें और ये बताएं कि बुद्धिज़्म ने ब्राह्मणिज़्म के लूप होल्स को या उनकी कमियों को जाहिर किया। और जब ये कमियां फिर से निकल के आएंगी तो शायद
ये जो हिंदुज़म या ब्राह्मणिज़म को फॉलो करने वाले लोग हैं वो किधर आ जाएंगे, क्रिश्चियंस बन जाएंगे। और इससे मिशनरीज़ को, पीपल्स को कन्विंस करने में बहुत इजी हो जाएगा कि हिंदुज़म को छोड़ के, या हाँ, हिंदुज़म को छोड़ के वो किस में आ जाए, क्रिश्चियनिटी में आ जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है 19th सेंचुरी यूरोपियन स्कॉलर्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इंडियन स्कल्पचर्स। मैंने बताया कि यूरोपियंस ने इंडियन हेरिटेज को स्टडी करना स्टार्ट किया, और जब इन्होंने इंडियन हेरिटेज को स्टडी करना स्टार्ट किया तो उन्होंने बहुत सारे स्कल्पचर्स देखे। तो जब वो बहुत सारे स्कल्पचर्स देखे तो उनकी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग क्या थी, है ना। तो स्टार्टिंग में यूरोपियंस को समझ ही नहीं आया था कि ये स्कल्पचर्स क्या हैं, ये गॉड हैं क्या है, मतलब क्यों उनको इनसे कई बार डर भी लगता था। क्यों? क्योंकि इनकी अपीयरेंस ऐसी होती थी जैसे लाइक किसी ह्यूमन फॉर्म, किसी स्कल्पचर में किसी पर्सन के या किसी गॉड के या गॉडेसेस के बहुत सारे मल्टीपल हैंड्स दिखा रखे हैं, मल्टीपल हेड्स दिखा रखे हैं, है ना। और कई बार होता था कि ह्यूमंस की जो स्कल्पचर्स है उसको एनिमल फॉर्म में या एनिमल के साथ शो कर रखा है, तो उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये है क्या। क्यों? तो इसलिए भी कि उनको इसके पीछे की स्टोरी नहीं पता थी। ठीक है, वो हमेशा स्कल्पचर्स को उनकी अपीयरेंस के थ्रू जज कर रहे थे। अगर वो उसके पीछे की उसकी स्टोरी को पढ़ेंगे तो शायद उनको पता भी चल जाए। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन कैसे निकले? तो इन्होंने क्या किया कि जो इनको फेमिलियर लग रहा था उसका पहले उन्होंने सेंस बनाया कि फेमिलियर से क्या करते हैं, अनफेमिलियर की ओर जाते हैं। ओके, जैसे लाइक जब इन्होंने इंडियन स्कल्पचर्स को देखा, इनिशियली दे फाउंड इंडियन स्कल्पचर्स इन्फीरियर टू वर्क्स ऑफ ग्रीक आर्टिस्ट। मतलब इन्होंने बताया कि जो इंडिया का जो स्कल्पचर्स है ना वो बहुत ही इन्फीरियर क्लास का है, और जो बेस्ट क्लास का स्कल्पचर है वो ग्रीक आर्टिस्ट ने बनाया है। बट जब नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में, है ना, नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला मॉडर्न इंडिया, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले पार्ट में इनको बुद्धा की इमेजेस, बोधिसत्ता की इमेजेस मिली, है ना। तो वो जो इमेजेस थी ना, वो इमेजेस में हम देखते हैं कि वो ग्रीक जो मॉडल ब्रिटिशर्स ढूंढ रहे थे ना वो उनको मिला। मतलब सिंपल है, ये जो तक्षशिला और पेशावर वाला एरिया है ना, वहाँ पे जो बुद्धा की स्टैचूज़ मिले हैं, उन स्टैचूज़ में आप देखोगे तो बुद्धा को एक ग्रीक गॉड की तरह शो कर रखा है। क्यों शो कर रखा है? क्योंकि बुद्धा की इमेजेस को बनाने वाले जो हाथ थे वो ग्रीक ही हाथ थे, उनको जो कलाकार बनाए वो ग्रीक कलाकार थे। तो दैट इज़ वाई उन्होंने बुद्धा को ग्रीक गॉड की तरह या ग्रीक मॉडल की तरह शो किया है। और जब ब्रिटिशर्स ने या यूरोपियंस ने इसको देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा, उनको लगा कि यही तो बेस्ट आर्ट है। तो उन्होंने इसको बेस्ट आर्ट क्यों बताया? क्योंकि ये ग्रीक मॉडल से फेमिलियर हो रही है, और अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स इंडियन स्कल्पचर तो इन्फीरियर है, बेस्ट स्कल्पचर कौन है? ग्रीक आर्टिस्ट के थ्रू बनाया हुआ स्कल्पचर बेस्ट है। तो जब उन्होंने ग्रीक स्कल्पचर्स को देखा बुद्धा के, तो उनको लगा यही इंडिया का बेस्ट क्या है, आर्ट है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आई कि कुछ ऐसे स्कल्पचर्स थे जो उनके लिए अनफेमिलियर थे। ठीक है, और जब उन्होंने उससे जब इन अनफेमिलियर स्कल्पचर्स को स्टडी किया तो उससे रिलेटेड बहुत सारे डिबेट्स और बहुत सारे व्यूज़ उनके सामने आए। मतलब कोई एक स्कल्पचर है, अगर किसी से पूछोगे तो वो कहेगा नहीं ये स्कल्पचर इस स्टोरी को डिनोट करता है, किसी दूसरे से पूछोगे तो कहेगा नहीं ये तो दूसरा स्कल्पचर है। जैसे लाइक एक महाबलीपुरम में एक स्कल्पचर है, ठीक है, उससे रिलेटेड दो व्यूज़ हैं। ठीक है, एक व्यू के थ्रू अगर जाओगे तो ये बताता है कि ये जो महाबलीपुरम में स्कल्पचर है ये शो करता है कि जब गंगा शिव की जटाओं से धरती पर आई उस इंसिडेंट को शो कर रहा है। ठीक है, मतलब महाबलीपुरम का जो स्कल्पचर है वो ये शो कर रहा है कि वो उस किस कहानी को शो कर रहा है, जब गंगा शिव की जटाओं से धरती पर आई, हेवन से धरती पर आई, उस स्टोरी को शो कर रहा है। तो इसके लिए उन्होंने क्या अपने सपोर्ट में बोला है कि जो नेचुरल क्लेफ्ट है ना सेंटर में रॉक के, वो क्या है, वो रिवर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना।
फिर इसी तरीके से दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू ने क्या लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ये कि ये जो महाबलीपुरम का स्कल्पचर है ये महाभारत से रिलेटेड स्टोरी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी अर्जुन क्या कर रहा है, वो तपस्या कर रहा है, पेनेंस कर रहा है ना। कहाँ पे, रिवर के बैंक पे कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि महाभारत की लड़ाई होने वाली है और उसके लिए उसको आर्म्स चाहिए। तो दैट इज़ वाई ही इज़ डूइंग पेनेंस, किसी गॉड की तपस्या कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो एक ही स्कल्पचर है, उसकी दो एक्सप्लेनेशन आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि अनफेमिलियर है वो, है ना। चलो अब नेक्स्ट आते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा जैनिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन थिंकिंग। तो आपसे सिंपल पूछ लेगा कि जैनिज्म और उसकी जो फिलॉसफी है उसको बताओ, ठीक है। तो जैनिज्म और उसकी फिलॉसफी में पहला क्या चीज़ क्या आता है कि एंटायर वर्ल्ड इज़ एनिमेटेड। एनिमेटेड का मतलब है कि पूरी दुनिया में या धरती पे जो भी कुछ मिल रहा है उसके अंदर लाइफ है, चाहे वो पत्थर ही क्यों ना हो, ठीक है। दूसरी चीज़ बोल रहा है कि अहिंसा, मतलब कोई भी वॉयलेंस नहीं करना चाहिए, नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स। अब देखो यहाँ पे देखो, आपको दो चीज़ रखनी है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एंटायर वर्ल्ड इज़ एनिमेटेड, मतलब पूरी दुनिया में ही लाइफ है। और दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि लिविंग बीइंग के साथ नॉन इंजरी, है ना, मतलब आपको अहिंसा करना है, किसी के साथ वॉयलेंस नहीं करना है, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी अहिंसा वाले आइडिया को हमारे गांधी जी यूज़ नहीं उससे इंस्पायर हुए थे, है ना, इसी प्रिंसिपल से। और दिस प्रिंसिपल वाज कोर प्रिंसिपल ऑफ आवर इंडियन फ्रीडम एंड मूवमेंट, मतलब हमारा जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट चला उसके का जो कोर आइडिया था वो अहिंसा ही था, ठीक है। नेक्स्ट आइडिया कौन सा है जैनिज्म का, आइडिया ऑफ कर्मा। वो कहते हैं कि नथिंग इज प्री डिसाइडेड एंड लाइफ इज शेप्ड बाय थ्रू कर्मा। अगेन ये बुद्धिज्म से जैसे मैच कर रहा है, बट हम इसको ये नहीं कहेंगे कि महावीर जैन ने बुद्धिज्म से ये अडॉप्ट किया था, है ना। तो आइडिया ऑफ कर्मा का मतलब क्या है कि आप अपनी लाइफ को शेप दे सकते हो अपने कर्मा के थ्रू। अब नेक्स्ट आते हैं कि जैनिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ। तो जैनिज्म का जो स्प्रेड है वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में हुआ, है ना। और जैन जो स्कॉलर्स थे उन्होंने बहुत सारे लिटरेचर्स को प्रोड्यूस किया डिफरेंट लैंग्वेजेस में। अब वो लैंग्वेजेस चाहे प्राकृत हो, चाहे तमिल हो, चाहे संस्कृत हो, तो इनके थ्रू जैनिज्म का स्प्रेड हुआ। फिर जैनिज्म को बहुत सपोर्ट मिला स्पेशली ट्रेडिंग क्लास से, और उन्होंने जैनिज्म को प्रमोट किया डिफरेंट सिटीज़ में। अब देखो ट्रेडर है तो ट्रेडर ऑब्वियस सी बात है विलेज में तो रहेगा नहीं, सिटी में ही रहेगा, तो इनकी हेल्प से सिटीज़ में जैनिज्म का स्प्रेड हुआ, ओके। इवन कैसे स्प्रेड, इन ट्रेडर्स ने क्या किया, इन ट्रेडर्स ने जैनिज्म को फाइनेंशियल सपोर्ट किया, जैनिज्म से रिलेटेड टेम्पल्स को बनाया, जैनिज्म से रिलेटेड जो मंक्स थे उनके लिए मोनेस्ट्रीज को बनाया, ठीक है। इवन बहुत सारे जो रूलर्स थे ना उन्होंने भी जैनिज्म को रॉयल सपोर्ट दिया, जिसके थ्रू जैनिज्म बहुत ग्रो किया। जैसे लाइक चंद्रगुप्त मौर्य ने लाइफ के लास्ट फेज में जैनिज्म को एक्सेप्ट किया और इवन अपनी डेथ को संलेखना मेथड से एक्सेप्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट आता है जैना की फिलॉसफी क्या है। तो पहली फिलॉसफी क्या है कि एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, स्टोन, रॉक और वाटर सब में लाइफ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा। ये क्या है कि लिविंग बीइंग के साथ इंजरी नहीं करनी है, और यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेफ्ट इट्स मार्क ऑन इंडियन थिंकिंग एज अ होल, मतलब ये जो प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा है ना इसने इंडियन थिंकिंग सिस्टम पे एक इम्प्रेशन छोड़ा है। जैसे लाइक कैसे, महात्मा गांधी वाला याद करो, अभी बताया मैंने। फिर नेक्स्ट आता है आइडिया ऑफ कर्मा। आइडिया ऑफ कर्मा क्या कहता है कि साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा, मतलब आपका जो बर्थ है या जो डेथ होने के बाद जो फिर से रीबर्थ होगा वो कैसे होगा, वो आपके कर्मा के ऊपर होगा। आप जो इस जन्म में कर्म करोगे उसी के हिसाब से आपका बर्थ होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि एस्केटिज्म एंड पेनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा, मतलब आपको तप करना पड़ेगा
त्याग करना पड़ेगा, किसके लिए? अपने आप को फ्री करने के लिए। किससे? साइकिल ऑफ कर्मा से। मतलब सिंपल सा कह रहा है कि देखो ऐसा है, आपका ये सेविंग अकाउंट है, ठीक है। इस सेविंग अकाउंट में मतलब सेविंग अकाउंट मतलब ये आपका लाइफ है, ये सेविंग अकाउंट आपका लाइफ है। अब आप इसमें कर्मा करोगे तो वो कर्मा आपका इसके अंदर कलेक्ट होता रहेगा, और इसी कर्मा के बिहाफ पे आपका नेक्स्ट बर्थ होगा। तो अगर आपको नेक्स्ट बर्थ नहीं चाहिए, ठीक है, और आपको बर्थ और रीबर्थ के चक्कर से फ्री होना है, तो ये जो कर्मा आपने अपना कलेक्ट किया ना, इसको ख़त्म कर दो। इसको ख़त्म कर दोगे तो आपका नेक्स्ट बर्थ नहीं होगा, ठीक है। देन अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस इज़ नेसेसरी कंडीशन ऑफ कर्म। मतलब आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है, संत महात्मा बनना पड़ेगा, ठीक है। देन आता है 5 वाउज, 5 प्रण लेने पड़ेंगे। क्या लेना पड़ेगा? पहला है अहिंसा, नॉन वायलेंस, मारना नहीं किसी को, किसी भी जीव को तकलीफ नहीं पहुंचानी है, चोरी नहीं करनी है, ठीक है। देन प्रॉपर्टी का कनेक्शन नहीं करना है, प्रॉपर्टी का कलेक्शन नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, और ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब आता है मेन फीचर ऑफ अर्ली टेम्पल्स। अब हम लोग टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, और टेम्पल्स में भी क्या, उनके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला फीचर है गर्भगृह। जो शुरुआती टेम्पल्स थे ना, उसमें एक स्मॉल स्क्वायर रूम ही होता था, मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर, एक चौकोर रूम है, ठीक है। और इस चौकोर रूम में एक दरवाज़ा होता था, ठीक है। इस दरवाजे से वर्शिपर क्या करता था? अंदर जाता था। अंदर जाने पे इसको क्या मिलती थी? एक मूर्ति मिलती थी, ठीक है। और वो मूर्ति किसकी होती थी? जिस देवता को या देवी को ये मंदिर समर्पित होता था, डिवोटेड होता था। तो इस रूम को ही गर्भगृह कहा जाता है, ठीक है। अ सिंगल डोरवे फॉर द वर्शिपर टू एंटर एंड ऑफर वर्शिप टू द इमेज, ठीक। इनसाइड दिस स्मॉल स्क्वायर रूम idol of main deity was kept. This small square room is known as गर्भगृह, ठीक है। स्क्वायर रूम है, उसके अंदर गेट है, गेट के अंदर से घुस के एक ही रूम है, उसी रूम में एक देवी या देवता की मूर्ति है जिसको ये मंदिर समर्पित है, डिवोटेड है। इसी रूम को क्या कहते हैं? गर्भगृह। अब इसके बाद आता है शिखर। टॉल स्ट्रक्चर वॉज बिल्ट ओवर द सेंट्रल श्राइन कॉल्ड शिखर। मतलब ये वो स्क्वायर रूम था, कुछ टाइम के बाद इसके ऊपर टॉल स्ट्रक्चर बना, इसी को क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं, ठीक है। लेटर टेम्पल बिकम मोर इलेबोरेट विद असेंबली हॉल, ह्यूज वेल, गेटवेज एंड अरेंजमेंट फॉर सप्लाइंग वाटर। तो ये मंदिर था, मंदिर के आगे, इसके आगे हॉल लाइक स्ट्रक्चर बना, उसी को कहते हैं हम लोग मंडप, ठीक है, ठीक है। उसको कहते हैं मंडप। फिर इसके चारों ओर दीवार बनी, बाउंड्री बनी, और बाउंड्री बनने के बाद उसके अंदर गेट भी लगेंगे। तो इन गेटवेज को हम कहते हैं साउथ इंडिया में गोपुरम। और इन मंदिर के कॉम्प्लेक्स में कहीं कोई वेल भी होगा या फिर तालाब टाइप का होगा जहाँ से इस मंदिर को सप्लाई होती थी, ठीक। अब हमारे पास एक टेम्पल है, कैलाशनाथ टेम्पल। ये टेम्पल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस टेम्पल को बनाने के लिए ब्रिक्स का यूज़ नहीं किया है। इस टेम्पल को एक पूरे पहाड़ को ही काट के बना दिया है, ठीक है। तो ये कैलाशनाथ जो टेम्पल है, इट वाज कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ रॉक। तो इसको बनाया कैसे गया है? इसको बनाया गया है ऊपर से पहाड़ को कट करते हुए नीचे की तरफ गए हैं, ऊपर से पहाड़ को कट करते हुए नीचे की तरफ गए हैं। और जब ये पूरा का पूरा टेम्पल बन गया था, तो इसका जो चीफ स्कल्पचर था, मतलब जो मेन बंदा था जिसने सबको गाइड किया, उसने कंप्लीट होने के बाद कहा कि ओह हाउ डिड आई मेक इट, पता नहीं कैसे मैंने बना दिया, बट ये बन गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, ग्रोथ ऑफ पुराणिक हिंदुइज़्म। अब आपको देखो पुराणिक हिंदुइज़्म, यहाँ एक चीज़ याद करनी है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था वेदास, ठीक है, वेदास, और अब हम पढ़ रहे हैं पुराणास।
तो पहले आपको वेदास और पुराणास में डिफरेंस पता होना चाहिए। वेदास जो है वो अर्ली हिंदुज़म या ब्राह्मणिज्म को रिप्रेजेंट करता है, और पुराणास लेटर हिंदुज़म में जो बाद में डेवलपमेंट हुई ना उसको रिप्रेजेंट करता है। वेदास के अंदर जो वर्शिप का पैटर्न है वो है सेक्रीफाइसेस, यज्ञ करना। पुराणास का जो पैटर्न है उसके अंदर हम देखेंगे अभी भक्ति आएगा, क्या होता है हम बताएंगे अभी, ठीक है। वेदास के अंदर समाज सोसाइटी के कुछ ग्रुप्स को वर्शिप करना अलाउ नहीं है, बट पुराणास में आप देखोगे, अभी आप देखोगे। नेक्स्ट, वेदास में जिन गॉड्स की वर्शिप है, वेदास में क्या है, लिटरली मंत्रास है, ठीक है। और उन मंत्रास के थ्रू डिफरेंट गॉड्स की वर्शिप की गई है। तो जो वो गॉड है ना जिनकी वेदास में वर्शिप की गई है वो पुराणास से अलग है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या है, थोड़ा ध्यान देना, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पहला है फिलॉसफी, देखते हैं। शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट वैदिक रिचुअल एंड फायर सेक्रीफाइसेस टू पर्सनल डिवोशन, भक्ति। मतलब वेदास में अगर आपको किसी भी गॉड की वर्शिप करनी है तो आपको यज्ञ करना पड़ रहा है। यज्ञ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी प्रीस्ट को बुलाना पड़ेगा, वो प्रीस्ट आपके बिहाफ पे वर्शिप करेगा, यानी आपके और गॉड के बीच में वो प्रीस्ट क्या कर रहा है, मीडिएटर रोल प्ले कर रहा है। बट पुराणास में क्या है, प्रीस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको अगर अपने भगवान से कांटेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट कर लो, ठीक है। और इसी न्यू वर्शिप पैटर्न को कहा गया भक्ति, ठीक है। देन वैदिक रिचुअल वर कंडक्ट बाय प्रीस्ट क्लास, बट इन भक्ति ट्रेडिशन नीदर इज ट्रेडिशन इज देयर इज नो नीड ऑफ एनी मेडिएशन, ठीक है, ये तो बता ही दिया। नेक्स्ट आता है, वेदास वर नॉट अंडर द रीच ऑफ वुमेन एंड शूद्रास बट पुराणास आर अलाउड। मैंने अभी बताया था कि वेदास के अंदर कुछ सोसाइटी के कुछ ग्रुप्स लाइक शूद्रास और विमेंस, इनको वर्शिप का अलाउ ही नहीं किया था। बट जब पुराणास का टाइम आता है, जब पुराणास का टाइम आता है तो फिर शूद्रास और विमेंस को भी अलाउ कर दिया था। देन वेदास का जो संस्कृत है वो थोड़ा टफ है, और पुराणास का जो संस्कृत है वो थोड़ा इजी है, और इसीलिए ये इजी टू अंडरस्टैंड है ना। और जब वो इजी टू अंडरस्टैंड है तो वो नॉन ब्राह्मणिकल जो कम्युनिटीज़ है उसको अपील करता है कि आओ ब्राह्मणिज्म को एक्सेप्ट करो, ठीक है। देन इन पुरानिक ट्रेडिशन वर्शिप ऑफ विष्णु एंड शिवा बिकम इम्पॉर्टेंट एंड कंसेप्ट ऑफ इनकारनेशन बिकम पॉपुलर। जब वेदास का टाइम था ना तो वेदास में गॉड्स की वर्शिप होती थी, कैसे होती थी, यज्ञास के थ्रू होती थी। कौन से गॉड की वर्शिप होती थी, इंद्र की, वरुण की, अग्नि की, इनकी वर्शिप होती थी। बट जब पुराणास का टाइम होता है तो पुराणास के टाइम पे इंद्र और अग्नि और जो बाकी गॉड थे वेदास के, उनकी वर्शिप बंद हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, या फिर डिमांड में नहीं रहती, पॉपुलर नहीं रहती है। अब कौन से गॉड की वर्शिप हो रही है, विष्णु की वर्शिप हो रही है, शिवा की वर्शिप हो रही है। और जब विष्णु की वर्शिप हुई तो उनकी वर्शिप डिफरेंट फॉर्म्स में हुई, कि विष्णु ने धरती को या अर्थ को बचाने के लिए ह्यूमन फॉर्म में बर्थ लिया, और उसी को कहते हैं हम लोग इनकारनेशन, ठीक है। तो दैट इज़ वाई जो इनकारनेशन थे ना विष्णु के, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। अब आता है स्कल्पचर्स, पुराणिक स्कल्पचर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या किया, हिंदुज़म को या ब्राह्मणिज्म को पॉपुलराइज करने में और उसको विजुलाइज करने में बहुत हेल्प किया, ठीक है। जैसे कैसे हेल्प किया, गॉड एंड गॉडेसेस वर गिवन अ डिस्टिंक्ट आइकोनोग्राफीज, मतलब जो पुराणास के अंदर गॉड्स थे उनको स्कल्पचर्स के थ्रू फॉर्म दिया, है ना। जैसे लाइक विष्णु को कॉन्च और डिस्क के साथ, डिस्क मतलब चक्र के साथ, शिवा को ट्राइडेंट यानी त्रिशूल और थर्ड आई के साथ, दुर्गा को लॉयन के साथ। तो ये क्या है, ये एक पिक्चराइजेशन बहुत इजी हो गया, आइडेंटिफाई करने में बहुत इजी होगा स्कल्पचर्स के थ्रू, ठीक है। इसी तरीके से स्कल्पचर्स के थ्रू ना माइथोलॉजिकल सीन्स को डिनोट किया। जैसे लाइक समुद्र मंथन, जब देवता और दानव ने क्या किया, समुद्र को मंथन, यानी जैसे लाइक हम लोग जब दही को मथते हैं ना तो उसके अंदर से निकलता है, मतलब उसका कुछ प्रोडक्ट निकलता है,
तो ऐसे ही देवता और दानव ने मिल के समुद्र को मथा और उससे बहुत सारी चीज़ें निकली। तो ये जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है, या आप जैसे भी समझ सकते हो इसको, उसको स्कल्पचर के थ्रू पिक्चराइज किया। ठीक है। सिमिलरली कृष्णा ने जब गोवर्धन पर्वत को अपने फिंगर पे उठाया था तो उसको भी पिक्चराइजेशन, और शिवा का नटराज के फॉर्म में जब वो डांसिंग फॉर्म में हमें पिक्चराइजेशन मिलता है, विजुअलाइजेशन मिलता है, वो है। ठीक है। नेक्स्ट आता है और लास्ट, आई थिंक लास्ट ही है, हाँ लास्ट टॉपिक है, टेम्पल सेंटर ऑफ वर्शिप, आर्ट एंड पावर। जो टेम्पल है ना, वो सिर्फ एक रिलीजियस सेंटर नहीं है, वो वर्शिप का सेंटर नहीं है सिर्फ, वो आर्ट का भी सेंटर है और पावर का भी सेंटर है। कैसे, चलो बताओ, ये बताना है। पहले हम बताएंगे आर्किटेक्चरल सिम्बलिज्म। ठीक है। तो ये जो गर्भगृह है ना, बताया था हमने, स्क्वायर साइज रूम था, है ना। गर्भगृह एज द वॉर्म ऑफ यूनिवर्स वेयर द डेटी रिसाइड। तो ये जो गर्भगृह है, मंदिर का जो गर्भगृह है, वो क्या है, वो यूनिवर्स के वॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे डेटी यानी देवी या देवता रहता है। ठीक है। दूसरी चीज़, टेम्पल को जब देखते हैं ना, तो टेम्पल इतने ह्यूज होते हैं, उसको बनाने के लिए बहुत वेल्थ की ज़रूरत है, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये सपोर्ट कहाँ से आएगा, डायनेस्टी से थे, राजा के थ्रू, है ना, किंगडम के थ्रू, मोनार्की के थ्रू। तो रूलर्स क्या करते थे, स्पॉन्सर करते थे टेम्पल को बनाने के लिए। क्यों करते थे वो, पहली चीज़ तो वही, जैसे लाइक अशोका ने किया, क्या किया, स्तूपा बनवाया। क्यों बनवाया, अपना अफेक्शन शो करने के लिए, बुद्धिज़्म के रिलेटेड। तो दैट इज़ वाई टेम्पल्स को जो मोनार्क बनवा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपना अफेक्शन शो कर रहे हैं हिंदुज़म से, है ना। फिर एट द सेम टाइम दे वांट टू लेजिटिमाइज देयर पावर एंड एसोसिएट विद डिवाइन अथॉरिटी। भगवान का घर बनाना कोई आसान काम थोड़े है ना। अगर भगवान ना चाहे तो कैसे बनेगा, मतलब भगवान भी चाह रहे हैं कि मेरा जो घर है वो ये रूलर बनाए। ठीक है। ओके। देन प्रमोट पुराणिक हिंदुज़म। जब टेम्पल्स को बनाया गया, तो टेम्पल्स को बनाने के साथ साथ वो टेम्पल सिर्फ टेम्पल नहीं है ना, वो हिंदुज़म को रिप्रेजेंट कर रहा है, पुराणिक हिंदुज़म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो एक तरीके से पुराणिक हिंदुज़म को प्रमोट भी कर रहा है। जैसे लाइक कैलाशनाथ टेम्पल है एलोरा में, उसको कार्व किया सिंगल रॉक के थ्रू। वो क्या करता है, शिवा के ग्लोरीफाई कर रहा है, शिवा को बता रहा है कि वो कितने पावरफुल हैं, वो देवों के देव है ना। और जब वो प्रसन्न रहते हैं तो बहुत कुछ देते हैं, और जब वो गुस्से में हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा विनाशक भी हो जाते हैं। ठीक है। इसी के तरीके से कांचीपुरम और चिदम्बरम का टेम्पल, नटराज का स्कल्पचर, ये क्या है, ये शैव पुराणिक थीम को रिप्रेजेंट करता है और दिखाता है कि हिंदुज़म, पुराणिक हिंदुज़म कितना ज़्यादा फ्लरिश है। और जब वो दिखेगा लोगों को, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उसके फॉलोअर बन जाएंगे। ओके। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। काफ़ी थक गए यार, पिछले 1 घंटे से बोल रहे हैं। ठीक है। लेकिन हमारी जो ये सीरीज़ है वो रुकेगी नहीं, आपको अभी बाकी चैप्टर भी आपको जल्दी मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, देखो लास्ट में है क्या, 1-2 मिनट बात कर लेते हैं हम। आपको देखो फर्स्ट चैप्टर मिल गया है, सेकंड चैप्टर मिल गया है और थर्ड चैप्टर मिल गया है। ठीक है। अब फोर्थ चैप्टर भी मिल जाएगा, अब ये हो गया है। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपका एग्ज़ाम है 30 मार्च को, है ना, और अभी है 26। ठीक। मैं मोस्टली हर दिन एक चैप्टर दे दिया करूँगा आपको, लेकिन थोड़ा सा अभी बाद में डिले होगा क्योंकि थोड़ा फेस्टिवल सीन आ रहा है। तो आपको क्या करना है, जब तक आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और जो बीच में प्रिपरेटरी लीव मिल रही है, उसमें बीच बीच में इसको देखते रहना। ठीक है। एग्ज़ाम से पहले, और जब 30 को एग्ज़ाम होगा ना, उससे पहले आपको जो प्रिपरेटरी मिलेगी तब आपको उसको पूरे को रिवीजन करना है। लेकिन उससे पहले एटलीस्ट सभी वीडियो को 1-1, 2-2 बार देख लो। ठीक है। ओके। ये आपको ऑफलाइन मिल जाएगा, जैसे टेलीग्राम पे मैं आपको अपलोड कर दूंगा कल। चलो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं फिर।